नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, रोल्स ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज या संज्ञा उपवाक्य के कार्य, जिसमें हमने बताया था कि संज्ञा उपवाक्य के 5 प्रकार या रोल्स होते हैं। वो होते हैं सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब तथा 5वां अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रोल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य के कार्य का अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तथा एडजेक्टिव के समान कार्य करता है। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया भी था कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। वह क्लॉज जिसका अपना स्वयं का एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है तथा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परिभाषा भी हमने बताई थी कि वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें दिखा है एडजेक्टिव क्लॉज क्या है कि वह उपवाक्य जो किसी वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। इसके कार्य, एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से इंट्रोड्यूस होता है। जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है। यहाँ पर हमने लिखा है, उदाहरण एक लिखा, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। दिस इज द हाउस, यह वो घर है, दैट जैक बिल्ट, जिसको जैक ने बनाया है। दिस इज द हाउस। यहाँ पर 2 क्लॉज हैं। दिस इज द हाउस, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि ये अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। तथा दूसरा उपवाक्य है दैट जैक बिल्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि आश्रित उपवाक्य है या उपपदीय उपवाक्य जिसको कह सकते हैं, है, क्योंकि यह अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए दैट दिस इज द हाउस इस पर निर्भर है। दिस इज द हाउस, कौन सा हाउस है? दैट जैक बिल्ट। तो ये आश्रित उपवाक्य है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट जैक बिल्ट, और ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? प्रिंसिपल क्लॉज दैट दिस इज द हाउस, इस प्रिंसिपल क्लॉज के हाउस, इस नाउन की विशेषता बताता है। जो जहाँ नाउन की विशेषता बताता है, डेफिनेशन में बताया गया, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये क्लॉज है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 2, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउंस कोऑर्डिनेट क्लॉज का इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउंस कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है। आई मेट, हमने एक उदाहरण लिया है, आई मेट रमन हु गेव मी योर मैसेज। मैं रमन से मिला। हु का मतलब होता है एंड ही गेव मी योर मैसेज। यहाँ पर हमने पिछले कहा गया कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउंस कोऑर्डिनेट क्लॉज को ही इंट्रोड्यूस करता है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज में दोनों क्लॉजेस क्या होती हैं? प्रिंसिपल क्लॉज होती है, मुख्य उपवाक्य होते हैं, तथा उनके बीच में कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन का रोल न करके कोऑर्डिनेट कंजक्शन का रोल कर रहा है। हु गेव मी योर मैसेज, दोनों क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। नंबर 3,
कभी कभी बट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, लेकिन बट का अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन प्लस डू डज डिड वाज वेयर एटसेट्रा प्लस नॉट होता है। यहाँ पर हम दूसरे इस नियम में कह रहा है कि कभी कभी बट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, लेकिन बट का अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन प्लस डू डज डिड वाज वेयर एटसेट्रा प्लस नॉट होता है। देयर वाज नॉट ए मैन बट सेड टीयर्स एट हिज डेथ। देयर वाज नॉट ए मैन, वहाँ पर एक भी आदमी नहीं था, बट सेड द टीयर्स एट हिज डेथ, उसकी मृत्यु पर जिसने आंसू ना बहाए हों। यहाँ पर दैट को बाद वट का मतलब हो गया है दैट इज हु डिड नॉट सेड टीयर्स एट हिज डेथ, जिसने उसकी मृत्यु पर आंसू ना बहाए हों। चौथा है एज से प्रारंभ होने वाले क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। इस केस में एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इसके पहले एज सच एज द सेम का प्रयोग होता है। ये नियम कहता है कि कभी कभी एज से प्रारंभ होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। इस केस में एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इसके पहले एज सच एज द सेम का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, He wants the same kind of mobile set as he has lost. He wants the same kinds of mobile as he has lost. वो उसी प्रकार का मोबाइल चाहता है जैसा कि उसने खो दिया था। He wants the same kind of mobile as set as, यहाँ पर as का प्रयोग किया गया है, ये as है, एज ही हैज लॉस्ट, जैसा कि उसने खो दिया था, एज ही हैज लॉस्ट। तो एज ही हैज लॉस्ट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है पर ये रोल किसका कर रहा है, ये रोल कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहा है, मोबाइल सेट की। मोबाइल सेट नाउन इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सा मोबाइल उसको चाहिए जैसा कि उसने खो दिया है। तो ये एज ही लॉस्ट ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे देखते हैं, कभी कभी देन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव क्लॉज में होता है। अगला नियम हमारा कह रहा है कभी कभी देन THAN देन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव क्लॉज में होता है। उदाहरण हमने लिया है, वी विल फॉलो गांधी जी, वी विल फॉलो गांधी जी, वी विल फॉलो गांधी जी। देन होम इंडिया न्यू नो बेटर लीडर, जिसको भारत देश सबसे अच्छा लीडर मानती है। तो यहाँ पर दो क्लॉजेस का प्रयोग किया गया है। ही विल फॉलो, वी विल फॉलो गांधी जी, हम लोग गांधी जी का अनुसरण करते हैं या करेंगे, हम लोग गांधी जी का अनुसरण करेंगे। देन होम इंडिया न्यू नो बेटर लीडर, यहाँ से देन होम इंडिया नो बेटर लीडर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है पर ये रोल किसका कर रहा है, ये नाउन का, सॉरी एडजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, गांधी जी की। कि गांधी जी की विशेषता क्या बता रहा है, होम इंडिया न्यू नो बेटर लीडर, गांधी जी ऐसे नेता थे जिसको भारत में सबसे ज़्यादा अच्छा या श्रेष्ठ नेता माना जाता है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगला हम देखते हैं, इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज के समान होता है। जब इन्फिनिटिव विद टू, जब क्रिया के बाद टू लगा देते तो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर नियम कहता है इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज के समान होता है। किसी में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दो तो वो एडजेक्टिव के समान कार्य करेगा। गिव मी सम फूड,
गिव मी सम फूड which I may eat. गिव मी सम फूड which I may eat, जिसको मैं खा सकूं। तो यहां पर दो क्लॉज हैं। गिव मी सम फूड एक क्लॉज है, ये गिव मी सम फूड एक क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये अपना अर्थ स्वयं व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं है। फूड तक which I may eat ये दूसरा क्लॉज है, जो कि क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है। और ये क्लॉज है, ये किसका रोल कर रहा है, ये कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है, फूड की। इस फूड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इतना उपवाक्य है, वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। जिसका गिव मी सम फूड टू ईट, गिव मी सम फूड का अर्थ मतलब ही ये है टू ईट। यहाँ पर टू ईट खाना खाने के लिए ही भोजन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। नोट, जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो इसका प्रयोग नहीं भी होता है या इसे एक्सप्रेस नहीं भी किया जाता, अर्थात इसे अंडरस्टूड कर लिया जाता है। यहाँ पर नोट में हमने दिखा दिया है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो तो इसका प्रयोग नहीं भी होता, मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग, टू का प्रयोग नहीं भी, इसका प्रयोग नहीं भी हो सकता है, इसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, इसे अंडरस्टूड मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, आई नो वेल, जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जबकि इसमें बीच में रिलेटिव प्रोनाउन होम होना चाहिए था, उसको हाइड कर दिया गया है, होम, ये क्या है, होम, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। तो इसको कभी कभी नहीं भी लिखते हैं तो भी वाक्य करेक्ट रहता है। दिस इज द बॉय आई नो वेल, यही वो लड़का है जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।